हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा आरएस एग्ज़ाम है या फिर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है राजस्थान के, सब में राजस्थान की जियोग्राफी या भारत की जियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो आरएस प्री है उसका सिलेबस क्या है जियोग्राफी का, उसके बाद में उसका वेटेज क्या है यानी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, और जियोग्राफी का जो हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उनसे हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना लेवल होता है, डिफिकल्टी लेवल होता है। और उसके बाद में ये है कि हमारे पास जियोग्राफी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम बुक रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी लोग इसमें देख रहे हैं, आरएस, चाहे वो आरएस एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी एग्जाम राजस्थान की उसके लिए तैयारी कर रहा हो, तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलो सिलेबस के बारे में देख लेते हैं एक बार कि आरएस प्री का जो हमारे पास जियोग्राफी का सिलेबस है, ठीक है। तो हमारे पास आरएस जो प्री का सिलेबस है उसमें हमारे पास एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, विश्व भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी है और राजस्थान की ज्योग्राफी है, ठीक है। विश्व जो जो हमारे पास भूगोल है उसमें हमारे पास सिलेबस के जो टॉपिक दे रखे हैं उनको हम एक बार देखना चाह रहे हैं। उसमें है हमारे पास प्रमुख स्थलाकृतियां यानी कि मेन लैंड फॉर्म्स, जिसमें हमारे पास पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ठीक है। ये हमारे पास सिलेबस में है। इसके अलावा प्रमुख नदियां एंड लेक्स, ठीक है, रिवर्स एंड लेक्स। तो हमारे पास वर्ल्ड में जो फेमस कौन कौन सी रिवर्स है, लेक्स है, ठीक है, जो न्यूज में रहती है, तो अक्सर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश यानी कि इंडस्ट्रियल जो हमारे पास है इंडस्ट्रीज, उनके बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, वो भी हमारे पास सिलेबस में है। इसके अलावा कुछ कुछ पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे मरुस्थलीकरण, वन उन्मूलन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो हम हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक रहते हैं। आज हमारा क्लाइमेट है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू आ रहा है, ठीक है, ग्लेशियर से वो मेल्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास इससे एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम देखते हैं कि जो हमारे पास आरएस प्री 2021 का जो हमारे पास पेपर था प्री का, उसमें किस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एक बार हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये वाला टॉपिक है लैंड फॉर्म्स वाला, इसमें हमारे पास जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, ठीक है। इसमें हमारे पास था कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसमें हमारे पास एकांगुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पीक हो गया, ठीक है। जो एकांगुआ पीक है ये हमारे पास एंडीज पर्वत में है। एंडीज पर्वत कहाँ पर है, ये है हमारे पास साउथ अमेरिका में। ये मेजेटा, मेजेटा क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास मेजेटा हो गया। पठार, मेजेटा पठार कहाँ पर है, ये हमारे पास हो गया यूरोप में। कहाँ पर हो गया, यूरोप में। यूरोप में भी हम यदि कंट्री की बात करें तो ये स्पेन में फैला हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास इबेरियन पेनिनसुला है वहां पर हमारे पास ये मेजेटा पठार है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर पर है सेरेनगेटी मैदान, ठीक है। सेरेनगेटी मैदान है ये तंजानिया कंट्री में, और तंजानिया पड़ता है अफ्रीका में। गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट ये कहाँ पर है, ये है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में बहुत सारे डेजर्ट्स है, जिनमें से एक प्रमुख है गिब्सन डेजर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन चारों को मिक्स करके इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बनाया गया है। तो हमारा मकसद ये नहीं कि सिर्फ हम आंसर फाइंड करें कि इनका क्या आंसर होगा, इसके बजाय हमें देखना चाह रहे हैं कि सिलेबस से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो लेक्स एंड रिवर्स है उससे रिलेटेड हमारे पास आरएस 2021 में कौन सा सवाल आया वो देखना चाह रहे हैं हम।
ये आया हमारे पास झीलों के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास आया झीलों के बारे में कि कौन कौन सी झील है, कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। इसमें से हमारे से पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये बालकस झील, बालकस झील कहाँ है, कजाकिस्तान, ये सही है। टीटिका का लेक, टीटिका का लेक कहाँ है, ये बोलीविया पेरू में है, ये भी सही है। ईरी, ईरी ये हमारे पास यूएसए कनाडा में है, ठीक है। और बेकाल, बेकाल यूक्रेन में है, नहीं बेकाल यूक्रेन में नहीं है, बेकाल कहाँ पर है हमारे पास, रसिया में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें क्वेश्चन आया। हो सकता है नेक्स्ट जो हमारे पास अब आरएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ रिवर्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कृषि से कोई सवाल आया नहीं था। उसके बाद में इंडस्ट्रीज से बात करें तो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो है ये कि हमारे पास ये लोकेशन पूछिए, ठीक है, कि डेट्रॉइट है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, ठीक है। गोरोनोया सोरिया ये सूती वस्त्र से है। अंसान लोहा एवं इस्पात से रिलेटेड है। और योकोहामा वो जलपोत निर्माण से रिलेटेड है, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो डेट्रॉइट है ये हमारे पास जो एरिया है ये कहाँ पर है, ये यूएसए में है, ठीक है। और ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, सही है। जो हमारे पास गोरना या सोरिया है ये सूती वस्त्र से रिलेटेड है, नहीं। जो हमारे पास गोरना या सोरिया इलाका है, जो ये हमारे पास एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया, ये रसिया में है, ठीक है। और ये हमारे पास ग्रेनाइट रॉक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 2। फिर भी अपन देख लेते हैं कि जो हमारे पास अंसान एरिया है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये चाइना में है, ठीक है। ये आयरन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये भी सही है। और जो हमारे पास योकोहामा है, योकोहामा हमारे पास जापान में है, ठीक है। और ये हमारे पास जलपोत निर्माण से संबंधित है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में पर्यावरण मुद्दे से हालांकि क्वेश्चंस नहीं आते, हालांकि क्वेश्चंस आए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटीग्रल तरीके से हमें बाकी सब्जेक्ट्स में एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, और जो हमारे पास एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी उसमें भी हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारे पास जो सिलेबस दे रखा है वो है सेम जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं पर्वत पठार मैदान, उसी तरीके से हम इंडिया के जो हमारे पास मेन कौन कौन से पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। मानसून तंत्र एवं वर्षा का वितरण, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्रमुख फसलें, ठीक है, नदियां और झीलें। उसके बाद में प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें हमारे पास जो सिलेबस में दे रखी है वो है चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास चावल है, चावल का मुख्य रूप से उत्पादन किन किन जगहों पे होता है, कौन कौन से राज्यों में होता है, ठीक है, कौन कौन सी चावल की वेराइटी है। और इसके अलावा हमारे पास चावल का इंपोर्ट है वो कौन कौन सी कंट्री से किया जाता है, या एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्री में किया जाता है, ठीक है। और हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में कौन सा स्थान है, ये सारी चीजें हमें इन सारी फसलों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्रमुख फसलों के बाद में हमारे पास है प्रमुख खनिज, ठीक है। प्रमुख खनिज में हमारे पास खनिज दो टाइप के, धात्विक और अधात्विक, ठीक है। ऊर्जा संसाधन, ठीक है। प्रमुख खनिज में हमारे पास जैसे इसमें हमारे पास जो इंडिया है, इंडिया की ज्योग्राफी में हमें 4 मेन खनिज पर फोकस करना है, जैसे लोएस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अब्रक, अब्रक यानी माइका, ठीक है। उसके बाद में है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में हमारे पास परंपरागत और गैर परंपरागत, ये दो टाइप के ऊर्जा संसाधन है, तो ये हमें पढ़ना है। उसके अलावा हमारे पास जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है, इंडस्ट्रीज है, उनके बारे में भी पढ़ना है। और लास्ट में हमारे पास नेशनल हाईवेज और परिवहन गलियारे, यानी कि जो हमारे पास कॉरिडोर है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम देखें कि 2021 में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी से। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो स्थलाकृतियां की बात करें तो इसमें हमारे पास किस तरीके का क्वेश्चंस बनाया गया था। तो इसमें हमारे से पूछा गया था कि डोडा बेटा चोटी कहाँ पर है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चंस था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियों में। कौन सी, नीलगिरी पहाड़ियों में। अन्नामलाई पहाड़ियों में कौन सी है, अन्नाई मुद्दी चोटी, ठीक है।
तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पठार से कुछ क्वेश्चंस बन जाए, या हमारे पास मैदान से, प्लेन से, गैंगेटिक प्लेन्स, उनसे कोई क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, तो हमें उस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में मानसून से कोई क्वेश्चंस आया नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है प्रमुख नदियां एवं झीलें। तो इससे जो सवाल फ्रेम किया गया था 2021 में, वो है हमारे पास सहायक नदियों के बारे में। किसके बारे में? सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो गोदावरी, महानदी, कावेरी, दामोदर, जो साउथ की हमारे पास नदियां हैं, उनके बारे में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो गोदावरी है, गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है? भवानी, पेनगंगा, शिवनाथ, बाराकर। ठीक है, तो गोदावरी की क्या हो जाएगी? पेनगंगा, वेदगंगा, ये सब किसकी है? गोदावरी की। ठीक है, महानदी का देखें तो महानदी में हमारे पास सबसे बड़ी जो सहायक नदी इसकी वो कौन सी है? शिवनाथ। दामोदर, दामोदर की क्या हो जाएगी? बाराकर। ठीक है, कावेरी की क्या हो जाएगी हमारे पास? भवानी, हेमावती। ठीक है, ये सब किसकी हो जाएगी हमारे पास? कावेरी की। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को टफ कैसे किया जा सकता है? जब मैच द फॉलोइंग में आंसर पूछा जाए। ठीक है, हमने देखा कि जो मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो इस फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं। इसमें यदि अपन को दो पता है फिर भी हम इसमें आंसर को एलिमिनेट, ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योग्राफी को टफ बनाया जा सकता है। उसके बाद में प्रमुख फसलों से कोई क्वेश्चंस आया नहीं है। लोएस्ट, ये जो हमारे पास प्रमुख खनिज है, इसमें हमारे पास जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आया वो है ये कि हमारे पास निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है, ये हमारे से पूछा गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये एरियाज दे दिया हमें कि ये मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, या इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा सही सुमेलित है। तो जो हमारे पास बेलाडीला है, बेलाडीला कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। ये आयरन की साइट है, ये मैग्नीज की साइट नहीं है। ठीक है, ये आयरन की साइट है और कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये पहला तो गलत हो गया। उसके बाद में बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ पर है? लोहरदगा, ये सही है। लोहरदगा कहाँ पर पड़ता है? ये झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है, यानी बॉक्साइट की माइनिंग होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। आगे हम बात करें कि कोडरमा, कोडरमा कहाँ पड़ता है? कोडरमा पड़ता है झारखंड में। कोडरमा कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और ये है हमारे पास अब्रक की, कहाँ पर है? अब्रक की साइट है। उसके बाद में हमारे पास तालचेर, तालचेर क्या है? ये है उड़ीसा में साइट, और ये किसकी है? ये है कोल माइंस की, ना कि अब्रक की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ये सारे जो हमारे पास साइट्स है जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। तो यानी कि हमारे पास जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसमें जो हमारे पास साइट्स है, माइनिंग साइट्स, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड हमारे पास क्या क्वेश्चन आया था? ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड हमारे पास आया था कि इनको सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास की पवन ऊर्जा का कहाँ पर है, जो पावर प्लांट्स वगैरह है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम डी देखें, जो हमारे पास सबसे सिंपल है वो है काकरापार। काकरापार कहाँ पर है? काकरापार है गुजरात में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ पर क्या हमारे पास? न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो काकरापार का जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु से। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट है। उसके बाद में हम देखें पावागढ़, ये पावागढ़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, और ये हमारे पास सोलर एनर्जी का यहाँ पर साइट है। ठीक है, तातपानी, तातपानी पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर ये हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा का यहाँ पर वो प्लांट है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास मुपंदल, मुपंदल है, ये जो साइट है हमारे पास तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये पवन ऊर्जा की साइट है। ठीक है, हम पवन ऊर्जा का देखें तो पवन ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, उसके बाद में राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल ये जो हमारे पास है इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं था। उसके बाद में हमारे पास कॉरिडोर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? ठीक है, यानी कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है हमारे पास, उस पर कौन सा शहर स्थित है?
तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास राजस्थान है, राजस्थान में नॉर्थ साउथ जो हमारे पास कॉरिडोर है वो सिर्फ धौलपुर से, वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस से पास होता है, यानी कि हमारे पास कोटा है वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास 3 लोकेशन बच गई, आगरा, लखनऊ और कानपुर। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास लखनऊ और कानपुर है वो थोड़े से ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, हमारे पास जो लोकेशन है वो आगरा है जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर है, और वैसे भी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, आगरा में ही करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है हमारा आर एस प्री का वो हमने डिस्कस किया, और किस टाइप के क्वेश्चन है वो प्री में पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमारा सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो चाहे आर एस का एग्जाम हो, चाहे अदर राजस्थान के जो एग्जाम से आरपीएससी के हो, चाहिए अधीनस्थ बोर्ड के हो, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो राजस्थान जियोग्राफी का रहता है। ठीक है, तो राजस्थान जियोग्राफी का हम एक बार सिलेबस देखें तो राजस्थान की ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि हमारे पास प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषता, यानी कि हमारे पास कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश है, मरुस्थल, मैदान, पठारी भाग यानी कि हाड़ौती का पठार, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास जलवायु की विशेषताएं। ठीक, हम देखेंगे थारनोवेट का जलवायु का वर्गीकरण, ओपेन का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा। ठीक है, प्रमुख फसलें, प्रमुख उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं एवं वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यानी कि जल संरक्षण तकनीकें। उसके बाद में हमारे पास जनसंख्या, जनसंख्या में हम देखेंगे घनत्व, वर्दी, साक्षरता, लिंगानुपात। ठीक है, घनत्व कितना है, सबसे ज्यादा किसका घनत्व है, कम किसका है, हालांकि ये अभी 2011 के रेफरेंस में हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि 2011 के बाद में हमारा जो जनसंख्या का वापिस वो रिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, प्रमुख जनजातियों में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रमुख जनजातियां है कौन कौन सी राजस्थान की, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कम कहाँ पर है। ठीक है, ये है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा जो पार्ट है वो आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड होता है, जैसे उनके क्या पहनावे हैं, कौन कौन सी बोलियां बोलते हैं, उनके क्या रीति रिवाज है। ठीक है, उनके जो टर्मिनोलॉजीज क्या है, ठीक है, उनके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है रीति रिवाज की। ठीक है, तो वो हम सब देखेंगे, वो हम इस ज्योग्राफी में ही कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है खनिज। ठीक है, खनिज के बारे में पढ़ेंगे, धात्विक और अधात्विक खनिज। ऊर्जा संसाधन हमारे पास, तो ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता एवं संरक्षण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में है हमारे पास पर्यटन स्थल एवं परिपथ। परिपथ यानी कि जो हमारे पास सर्किट, आजकल ये चल रहा है कि इसमें सर्किट्स हैं, टूरिज्म सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे हाड़ौती सर्किट, वागड़ सर्किट, बांगड़ सर्किट। ठीक है, तो ये हम देखेंगे जब हम डिटेल से इस सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बात करें, जो हमारे पास 2021 का जो पेपर था उससे रिलेटेड राजस्थान ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस टॉपिक से आए हमारे पास निम्न में से थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो थार मरुस्थल में हम देखेंगे कि थार मरुस्थल में हम थार मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है शुष्क, एक अर्ध शुष्क। ठीक है, तो अर्ध शुष्क में बात करेंगे तो हमारे पास 3 आते हैं, एक शेखावाटी का प्रदेश आता है, ठीक है, एक घग्गर का मैदान आता है, एक लूनी बेसिन आता है। ठीक है, लूनी बेसिन को ही हम क्या बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, ये तीनों ही थार मरुस्थल के भाग हैं, जबकि जो बनास का मैदान है वो थार मरुस्थल का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो इससे रिलेटेड यह सवाल था। उसके बाद जलवायु से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो आया था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित। कोपेन के वर्गीकरण में क्या पूछा गया था, CWG यानी कि भरतपुर, BWHW बाड़मेर, BSHW गंगानगर, AW डूंगरपुर। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो CWG इसको हम जब पढ़ेंगे तो ट्रिक से पढ़ेंगे, आपको 5 मिनट में ये सारी चीजें याद हो जाएगी कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन कौन से जिले हैं
वो किस जलवायु के टाइप में आते हैं। ठीक है, तो CWG में हमारे पास जो अरावली के जो है फुट हिल्स में जो हमारे पास जिले हैं जैसे भरतपुर, अलवर, ये सब CWG में आते हैं, तो ये करेक्ट है हमारे पास। BWHW, ठीक है, BWHW में हमारे पास बाड़मेर है, वो नहीं आता। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है हमारे पास, जैसलमेर आता है, गंगानगर आता है, चूरू आता है, बीकानेर आता है। ठीक है, ये BWHW में आता है। और BSHW में हमारे पास नागौर हो गया, पाली हो गया, बाड़मेर हो गया, ये इसमें आते हैं। तो बी और सी ऑप्शन दोनों गलत हो गए। लास्ट में AW में हमारे पास डूंगरपुर आता है, ये सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A और D। जब हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे तब आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, इन सिंबल्स के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में है हमारे पास रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, रिवर्स एंड लेक्स में हमारे पास कैसा सवाल पूछा गया था, ये सवाल आया था नदियों से रिलेटेड। ठीक है, इसमें एक नदी की हमें विशेषताएं दे दी और हमें ये बताना है कि ये नदी कौन सी है। ठीक है, नदी के बारे में बोला गया कि इसका उद्गम है वो कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों से हो रहा है और ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। ठीक है, मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। इसका मतलब हमारे पास लूनी तो यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां। तो ये हमें सिर्फ सहायक नदियां भी पता है कि बेड़च, कोठारी और मोरेल ये सब सहायक नदियां किसकी है, ये है हमारे पास बनास की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बनास, जो कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ियां, जहां हमें बोलते हैं खमनोर की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, इससे रिलेटेड हमारे पास सवाल आया कि किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट, वो कहाँ पे पाया जाता है। तो ये सिर्फ हमारे पास जो सिरोही वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर हमारे पास इस टाइप का वनस्पति पाया जाता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही। उसके बाद में हमारे पास प्रमुख फसलें, तो इसमें प्रमुख फसलों में गेहूं, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, जौ। ठीक है, ये हमारे पास इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कि RS 2021 के पेपर में ना तो राजस्थान की जो फसलें दे रखी है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और ना ही इंडिया की जो हमारे पास फसलें दे रखी थी उसके बारे में कोई क्वेश्चंस आया। ठीक है, तो इस ईयर हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये टॉपिक हमें अच्छे से तैयार करना है। इसमें हमें जैसे हमारे पास गेहूं है तो गेहूं की कौन कौन सी वेराइटी है वो राजस्थान में बोई जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो गेहूं है, गेहूं के लिए क्या क्या हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जैसे बाजरा है तो बाजरा का कुछ अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है, मक्का का अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका हम 360 डिग्री एनालिसिस करके पढ़ेंगे हर फसल के बारे में। ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आपका आएगा तो वो आप गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास प्रमुख इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि जिला को इंडस्ट्रीज लोकेशन है उससे, जो इंडस्ट्रीज है हमारे पास उससे आप मैच करो। तो हम देखेंगे कि नागौर है, नागौर का हमारे पास व्हाइट सीमेंट का कारखाना है। भीलवाड़ा है वो टेक्सटाइल उसको नगरी बोलते हैं। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग हो गया। कोटा है वो केमिकल फैक्ट्रीज वहां पर ज्यादा है, तो यहाँ रसायन से संबंधित है। और जो उदयपुर है वो शीशा एंड जस्ता से संबंधित है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें टब भी बनाया जा सकता है। सिंचाई परियोजना और जल संरक्षण तकनीकें। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं चल रही है। ठीक है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ERCP, ईस्टर्न कैनाल नहर परियोजना। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, ये 13 जिलों में चली, जो हमारे पास ईस्टर्न कैनाल जो नहर प्रोजेक्ट है वो 13 जिलों में चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास परवन प्रोजेक्ट है जो झालावाड़, बारां, कोटा इन जिलों में चल रहा है। ठीक है, नवनेरा बैराज है उसका निर्माण किया जा रहा है। बिशलपुर बांध है, इसरदा बांध है। ठीक है, तो ये कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने आने वाले RS एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास जनसंख्या वाले टॉपिक में हमारे पास लिंगानुपात रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि हमारे पास ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर है। ठीक है, तो ग्रामीण लिंगानुपात है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, वो है पाली में। और नगरीय लिंगानुपात है वो सर्वाधिक कहाँ पे है, चूरू में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
उसके बाद में हमारे पास प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड जो सवाल आया वो ये आया कि अनुसूचित जनजाति यानी कि हमारे पास जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत किसका है। ठीक है, तो द्वितीय स्थान पर हमारे पास क्या है, द्वितीय स्थान पर है हमारे पास डूंगरपुर, फर्स्ट पे क्या हमारे पास बांसवाड़ा। ठीक है, फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, बांसवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये द्वितीय है, इसको ढंग से पढ़ना, नहीं तो आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हो। ठीक है, तो बांसवाड़ा में हमारे पास 72% पॉपुलेशन है और डूंगरपुर में है हमारे पास 65% पॉपुलेशन। उसके बाद में खनिज, खनिज के बारे में हमारे पास जो सवाल आया था वो आया था निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित है वो कौन सा है, मांडो की पाल, यहाँ पर क्या है फेल्सपार है या फ्लोरिस्पार है, यहाँ पर शायद फ्लोरिस्पार है। ठीक है, फेल्सपार है वो अजमेर के इलाके में। ठीक है, जो मांडो की पाल डूंगरपुर है यहाँ पर क्या है फ्लोरिस्पार, ना कि फेल्सिस्पार। ठीक है, तो ये गलत है। तलवाड़ा यहाँ पर सीसा जस्ता, ये नहीं है। खेरवाड़ा यहाँ पर एस्बेस्टोस, हाँ सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा में क्या है एस्बेस्टस की खाने हैं। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो इसमें जो सवाल आया हमारे पास दो सवाल आए और दोनों ही सिंपल थे। पहला सवाल था कि हमारे पास ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो किन जिलों से राजस्थान में गुजर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर, इन जिलों से हमारे पास ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो गुजर रहा है। ठीक है, जयपुर के आसपास से नहीं गुजर रहा। ठीक है, तो जयपुर तो यहाँ पर गलत हो गया, 2 और 3 तो वैसे ही भी गलत है और ना ही ये कोटा से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उसके बाद में सिंपल सा सवाल, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी, तो 2019 और इसी वर्ष में राजस्थान पवन ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास 2019 हो जाएगा। उसके बाद में जैव विविधता एवं संरक्षण से रिलेटेड हमारे पास ये आया था, हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है हमारे पास नागौर में, गोगेलाव भी है और रोटू गांव वो भी कंजर्वेशन एरिया है, वो भी कहाँ पर है, नागौर में। ठीक है, तो जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो दिन बर दिन इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं और हर 1-2 महीने में अपडेट होते जा रहे हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे पास पर्यटन स्थल एवं परिपथ से रिलेटेड जो हमारे पास यहाँ तो सिंपल सवाल आया कि लालगढ़ कहाँ है, ये बीकानेर में हो गया। ठीक है, लालगढ़ का किला भी है और त्रिपुर सुंदरी ये यहाँ पे माता का मंदिर है, ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। गागरोन किला कहाँ पर है, ये तो झालावाड़ में। नाकोड़ा, नाकोड़ा क्या है, नाकोड़ा पर्वत भी है, कहाँ पर है, बाड़मेर में। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल था। इसके अलावा अब जो हमारे पास आरएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास सर्किट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाड़ौती सर्किट में कौन कौन से हैं या हाड़ौती सर्किट में हमारे पास कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारे पास खनिज है, खनिज में हमारे पास अब अभी न्यूज में आया कि जो लिथियम है, जो लिथियम हमारे पास है खनिज, उसके भंडार मिले हैं। कहाँ पर मिले, डेगाना में। जहाँ टंगस्टन के भंडार मिले थे वहीं पे लिथियम के भी भंडार वो मिले हैं, ये अभी जीएसआई के सर्वे में आया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है, तो जो न्यूज है वो भी राजस्थान ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि हमारे पास आरएस प्री का सिलेबस क्या है और यही सिलेबस लगभग सभी जो राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ज्योग्राफी में होता है। ठीक है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसमें दो जो मेजर डाउट्स है जो आपने थंबनेल पे देखा होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो है हमारे पास कि जो हमारे पास आरएस की तैयारी है या फिर राजस्थान का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी जो तैयारी है वो किस सब्जेक्ट से हमें प्रारंभ करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें मेरे 2 सजेशन है। पहला है पॉलिटी, आप पॉलिटी पढ़ लो। पॉलिटी का वेटेज हालांकि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से राजस्थान की उसमें कम होता है, 2-3 ही टॉपिक होते हैं कि भारत का संविधान है वो पढ़ लो या जो राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो पढ़ लो। ठीक है, लेकिन आरएस के रेस्पेक्ट में पॉलिटी है उसका बहुत बड़ा वेटेज होता है। ठीक है, तो हम पॉलिटी से आरएस की तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके पीछे कारण है कि हमारे पास ये क्वाइट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका बाकी सब्जेक्ट से लेना देना नहीं होता है।
यानी कि इसको जब पढ़ेंगे तो बाकी चीजें हमारी पढ़ी हुई हो या नहीं हो, उससे पॉलिटी पढ़ने पर हमारे पास कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप पॉलिटी से किसी भी जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पॉलिटी या फिर हमारे पास दूसरे नंबर पर है हमारे पास ज्योग्राफी। आप ज्योग्राफी से बेशक आप तैयारी चालू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या है, लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान की हो या फिर इंडिया की हो। यदि हमें लोकेशन पता होगी तभी हम उसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है वो पूरी लोकेशन बेस्ड है। ठीक है, कि यहाँ पर ये है मामा भांजा की छतरी है, यहाँ पर पन्ना धाय की छतरी है, यहाँ पर ये किला है, यहाँ पर यहाँ पर मुगलों का राज रहा, यहाँ पर मराठों का रहा, यहाँ पर जो हमारे पास राजपूतों का रहा, यहाँ पर परमारों का रहा। ठीक है, तो जब तक आप लोकेशन है उसके बारे में पता नहीं करेंगे तब तक हमारे पास आर्ट एंड कल्चर है उसको अच्छे से हम उस पर पकड़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में भी हमारे पास ज्योग्राफी का बड़ा रोल होता है कि इकोनॉमी में हमारे पास क्या है, ये जो खनिज संसाधन वगैरह जो हम पढ़ते हैं ये आधे इकोनॉमी का पार्ट भी है। ठीक है, तो इकोनॉमी का पार्ट है उसको भी हमें पढ़ने के लिए पहले ज्योग्राफी के बारे में, लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री है, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया अभी कि जो हमारे पास पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कहाँ कहाँ पर उनकी प्रमुख गद्दियां थी, कहाँ कहाँ उन्होंने युद्ध लड़े, उन सबको जानने के लिए हमें राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंट में काफी टॉपिक्स, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कहाँ पर बारिश ज्यादा हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है, जलवायु, ये सब एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है जिनके लिए प्री रिक्वेस्ट ये है कि हमें ज्योग्राफी आनी चाहिए। ठीक है, साइंस एंड टेक के भी काफी जो क्वेश्चन है वो यदि हमें ज्योग्राफिक लोकेशन पता है, ठीक है, तो उसके बेस पे हम कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स भी हमें यदि ज्योग्राफी अच्छे से पता है तो हमें करंट अफेयर्स को अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आप नए एस्पिरेंट है, आरएस की तैयारी करना चाह रहे हैं या अदर राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप ज्योग्राफी से चालू करें। आपने एक बार ज्योग्राफी कर ली तो आपको क्या हो जाएगी, लोकेशन पता हो जाएगी, लोकेशन अपने माइंड में मैप हो जाएगी। तो जैसे हमारे पास ये लोकेशन है यहाँ पे मैप हो गई, तो उसके बाद में इससे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर का कोई सा भी एस्पेक्ट है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, यहाँ से रिलेटेड हमारे पास कोई एनवायरनमेंट का कुछ मेजर इवेंट हुआ हो तो वो हमें पता चल जाएगा। और उस स्थान से रिलेटेड हमारे पास यदि करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। ठीक है, और ज्योग्राफी नहीं तो आप पॉलिटी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये भी क्या है, इसका भी बाकी सब्जेक्ट से लेना देना नहीं होता। लेकिन यदि आप सीधा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इसमें आप हाथ डालोगे, ठीक है, तो आप याद तो कर पाओगे लेकिन वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगी, वो आपके माइंड में उसकी मैपिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब तक माइंड है वो एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जो चीजों को है वो एब्जॉर्ब नहीं करता तब तक वो याद नहीं रख पाता। एक बार उस दिमाग में हमारे पास सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर हो गई तो उसके बाद में उसको हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला डाउट था। और थंबनेल में मैंने एक दूसरा आपको बताया था, दूसरा क्या बताया था कि हमारे पास जो 19 नए जिले बन रहे हैं तो उससे राजस्थान की ज्योग्राफी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या राजस्थान की ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी, क्या हमें याद रखना पड़ेगा, क्या याद नहीं रखना पड़ेगा, ये हम देखने वाले हैं इस स्लाइड में। ठीक है, तो इसके बारे में मेरा सबसे पहला यही कहना है कि राजस्थान वहीं रहेगा जहाँ पहले था। ठीक है, तो राजस्थान का जो लोकेशन है वो वहीं पे रहेगा जहाँ पहले था। इसका हमारे पास 19 जिले बने चाहे 20 बने चाहे 30 बने, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कहना है कि जो नए जिले हैं उसकी अभी सिर्फ एक घोषणा हुई है। ठीक है, घोषणा मात्र से नए जिले नहीं बन जाते, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। जो जिले हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पर बजट कितना सरकार दे रही है उसके हिसाब से, और वहाँ पर जो ऑफिसर्स है वहाँ पर एसपी, डीएसपी, जिला कलेक्टर, उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं सरकार के पास। यदि सरकार के पास अवेलेबिलिटी होगी तभी तो नए जिलों का निर्माण कर पाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में हमें ज्यादा अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि जिलों का निर्माण है वो फेज वाइज होगा, ये नहीं कि एक बार में ही 19 जिले बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एट ए टाइम 2 या 3 जिलों का रिकमेंडेशन होगा, 2 या 3 जिले बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में
थोड़े दिनों के बाद में वापस जैसे जैसे हमारे पास बजट, सरकार के पास बजट आएगा या फिर ऑफिसर्स मिलेंगे, ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी रहेंगे, तो फिर 2-3 नए जिले बन जाएंगे। इस तरीके से ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसके बारे में अभी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तीसरा है कि जब कभी भी जिले का निर्माण का नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी होगा तो उससे रिलेटेड चेंजेज है वो अपने आप याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूज अपडेट मिल जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जोक्स भी आजकल सोशल मीडिया पे चल जाते हैं जिससे हमें चीजें आसानी से याद हो जाती है कि इसके बारे में ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और तीसरा, जो चीजें इनके माध्यम से भी याद नहीं होती तो वो हो जाती है चाय की थड़ी पर। चाय की थड़ी पर हम जो भी वैश्विक परिचर्चाएं करते हैं सुबह और शाम, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास यदि नए जिले बनते हैं तो वो आराम से उसके बारे में परिचर्चाएं प्रायोरिटी से होती है, सबसे पहले उन्हीं के बारे में होती है और उसके बारे में हमें धीरे से सब कुछ चीजें याद होने लग जाती है, ठीक है। तो उसका एक्स्ट्रा बर्डन, जो नए जिले बन रहे हैं उसका हमारे पास ज्योग्राफी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका नया जो बर्डन हम ले रहे हैं वो हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। वो अपने आप याद हो जाएगा, जैसे जैसे जिले बनेंगे अपने आप चीजें हैं वो दिमाग में कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब है, ठीक है, जो भी यूट्यूब पे अपडेट्स मिलती रहेंगी, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स है, एजुकेटर्स है, वो इससे रिलेटेड अपडेट आपको देते रहेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास नए जिले बनेंगे उससे सारी ज्योग्राफी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारे पास जो एक रिवर सिस्टम है उस पर मेजर इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे हमारे पास जैसे लूनी नदी है, वो मान लो पहले 3 या 4 जिलों से पास हो रही थी, अब मान लो जिलों का और बना दिए जिले तो 5 या 6 से पास हो जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन से वो थोड़ा टिपिकल हो सकता है, ठीक है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी पे वो नए जो जिले बनेंगे उसका जो सिर्फ इफेक्ट है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो हमें रिवर सिस्टम या जो हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम है उस पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास जो ज्योग्राफी है वो लगभग सेम रहेगी, कहीं कहीं 19-20 का चेंज आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास जो ज्योग्राफी है 33 जिलों की, उसको आप अच्छे से पढ़िए। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत सारा बेटरमेंट होगा, उससे आप आर्ट कल्चर, जो हमारे पास इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, ये अच्छे से आप याद कर पाएंगे। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम 19 जिले बनने दो उसके बाद ज्योग्राफी को उठाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो यदि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 2-3 डाउट थे जो हमने क्लियर किए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने हमारे पास जो सिलेबस था आरएस का, ठीक है, वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था। उसके अलावा हमारे पास प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और हमने वेटेज कितना है ये भी हम देख लेते हैं। जो हमारे पास इसका वेटेज है जियोग्राफी का, वो आरएस प्री में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। 150 में से 20-25 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 2013 का एग्जाम हो, चाहे 2016 का, चाहे 2018 का, 2021 का, ठीक है, इस रेंज में क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी कि बहुत बड़ा वेटेज है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये तो सिर्फ ज्योग्राफी का है, इसके अलावा ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट है जो ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी ज्योग्राफी यदि आती है तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, तो उसका इफेक्ट उसमें भी देखने को मिलता है। यदि हमने ज्योग्राफी अच्छे से कर ली तो आर्ट एंड कल्चर में भी हम अच्छा कर पाएंगे, हिस्ट्री में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसमें हम अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास साइंस डे, करंट अफेयर्स, हर जगह ज्योग्राफी का कोई ना कोई रोल होता है। तो 20-25 नंबर तो ये, प्लस 10 से 15 नंबर का फायदा हमें और मिल जाता है ज्योग्राफी की वजह से, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसके बारे में वेटेज, ठीक है। इसके बारे में क्या है हमारे पास वेटेज। इसके अलावा हमारे पास जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी बुक है वो रेफर करनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, ठीक है। तो इस मेरा कहना है कि आप एनसीईआरटी है जो हमारे पास 11th एंड 12th की, वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो इंडियन ज्योग्राफी है और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसके लिए हमारे पास माजिद हुसैन सर की किताब आती है, वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। और
इसके अलावा हमारे पास राजस्थान करंट अकेडमी, इसकी भी एक किताब आती है हमारे पास, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान बाय हरिमोहन सक्सेना। ठीक है, तो ये हम बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे इस सिलेबस को जब मैं कवर करूंगा तो आप में से इनमें से कोई सी भी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 360 डिग्री एनालिसिस से हम सारे टॉपिक है वो कवर करेंगे वन बाय वन। हाँ, टाइम है वो ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा सा वीडियोज आने में डिले हो सकती है, लेकिन हम जो करेंगे वो अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, राजस्थान का जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है वो सबसे पहले हम उठाएंगे। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी उठाएंगे, उसके बाद हम इंडिया की ज्योग्राफी पे जाएंगे और उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाएंगे। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी को हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आरएस के साथ साथ जो अदर हमारे पास एग्जामिनेशन है उसमें भी जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। ठीक है, तो इसलिए राजस्थान की ज्योग्राफी से हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे से हम उसको कवर कर लेंगे, उसके बाद में हमें इंडिया की ज्योग्राफी और उसके बाद में वर्ल्ड की ज्योग्राफी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की स्थिति के बारे में जानेंगे कि राजस्थान की क्या लोकेशन है। ठीक है, राजस्थान को पुराने टाइम में जो हमारे किस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट वो आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।